मैं डॉक्टर राम अवतार मीना, राजकीय महाविद्यालय टोंक। ये वीडियो एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। थर्ड ईयर की एग्जाम नहीं हुई है और अभी कोई राजस्थान सरकार या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। उसके बावजूद भी एडवांस में आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो अभी एमए प्रीवियस में ड्राइंग एंड पेंटिंग में जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनके लिए बनाया जा रहा है कि आते ही उनको कुछ मिले, और इस दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उनके पेपर चलता है एस्थेटिक्स, जिसको हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र के बारे में ये वीडियो है और उनके थ्योरी के पेपर के रूप में ये पेपर सौंदर्य शास्त्र चलता है। तो आज हम बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र का अर्थ, उत्पत्ति, इसका शब्द कैसे आया अस्तित्व में, और कहाँ कहाँ सौंदर्य शास्त्र के ऊपर, एस्थेटिक्स के ऊपर चर्चाएं हुई। चर्चा की दृष्टिगत रखते हुए देखते हैं कि दो विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। एक तो पाश्चात्य सौंदर्य दृष्टिकोण और दूसरा है जिसको कि हम पूर्वी देशों में सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन कह सकते हैं, जिसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र भी एक दृष्टिकोण है। तो हम बात सिर्फ पाश्चात्य देशों की और पूर्वी देशों के सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे, और इनके तुलनात्मक अध्ययन की भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र के शब्द कैसे अस्तित्व में आया और कैसे बना, और किस तरह से ये धीरे धीरे इसके मूल रूप सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स का शब्द बना। तो हम देखते हैं कि एस्थेटिक्स शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका मूल रूप एटोनिकोस है, और यही यूनानी शब्द बाद में एस्थेसिस हुआ, जिसका अर्थ इंद्रिय सुख की चेतना, और इसी एस्थेसिस शब्द से एस्थेटिक्स शब्द बना। यानी ये यूनानी शब्द था, और इसका जो प्रथम जो शब्द था एस्थेसिस था, जिसको कि एस्थेसिस का अर्थ अगर हम समझें तो उसको हम इंद्रिय सुख, यानी हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया सुख की चेतना, यानी उसकी चेतना, उसका मन मस्तिष्क में कैसा अनुभव होता है, वो चेतना होता है, और इसी एस्थेसिस शब्द से एस्थेटिक्स शब्द बना। अगर हिंदी भाषा में इसको बात करें तो हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र के रूप में भी हम जानते हैं। यानी हमारे भारतीय दर्शन में इसको सौंदर्य शास्त्र और नंदन शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में है, मतलब इसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। सिर्फ ये एक दर्शन शास्त्र ये सब्जेक्ट था, यानी विषय था, और उसके अंतर्गत ही सौंदर्य के बारे में चर्चाएं, परिचर्चाएं आदि हुआ करती थी, और इसमें कला की प्रकृति, आस्वाद या ग्रहणीयता, सौंदर्य सृजन तथा सौंदर्य प्रशंसा पर विचार किया जाता रहा है। यानी किस प्रकार का सौंदर्य है, किस प्रकार का सौंदर्य सृजन किया जाना चाहिए, उसकी ग्रहणीयता या उसकी प्रकृति, उसका आस्वाद, उसका रसास्वादन किस प्रकार से किया जाए, ये सारी बातें इस विषय के अंतर्गत आती हैं। अब पाश्चात्य साहित्य में अगर हम देखें तो एस्थेटिक्स शब्द का प्रथम बार 1750 ईस्वी में एक दार्शनिक हुए हैं अलेक्जेंडर बामगार्टन, जिनका समय था 1714 से 1762 ईस्वी। तो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक थी एस्थेटिका, उनकी एस्थेटिका के प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान, यानी इसको
एस्थेटिक्स को इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। यानी सबसे पहले जो एस्थेटिक्स शब्द का जो प्रयोग है वो दार्शनिक अलेक्जेंडर बामगार्टन ने 1750 ईस्वी में शुरू किया था, जिसको उन्होंने एक पुस्तक लिखी एस्थेटिका के प्रथम अनुच्छेद में ही इसका वर्णन उन्होंने किया, और वो भी इस रूप में कि इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान इसको नाम दिया और इसको परिभाषित किया। आगे देखते हैं कि तत्पश्चात हीगेल ने इसका प्रयोग ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में किया। यानी बामगार्टन के बाद दूसरा जो प्रयोग में लाने वाले जो थे वो हीगेल थे। उन्होंने इसको ललित कलाओं के दर्शन के रूप में इसको कहा। यानी एस्थेटिक्स को हीगेल ने ललित कलाओं के दर्शन के रूप में इसको कहा। एस्थेटिक्स का शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर हम जाने, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जाने तो इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान, यानी इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से किया गया अध्ययन, इसको कहा जाता है। कि एस्थेटिक्स शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है कि इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से किया गया अध्ययन। यानी इंद्रिय प्रत्यक्षों से जो ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान का भी हम अध्ययन किस प्रकार से करें, ये इसमें बताया गया है। बाद में उस शास्त्र को कहा जाने लगा जिसमें इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्यानुभूति के आत्मिक आनंद का विश्लेषण होता हो। बाद में जब धीरे धीरे लोगों की या विद्वानों के जो जब इसके ऊपर कमेंट्स आने लगे तो बाद में इसको और परिष्कृतता आई और इसको इंद्रिय बोध से प्राप्त, यानी हमारी इंद्रियों से जो प्राप्त बोध है और उस बोध के द्वारा सौंदर्यानुभूति जो मन को होती है या आत्मा को होती है, उसके आनंद का इसमें विश्लेषण किया जाता है। ये एस्थेटिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें दो धारणाएं हमारे पास, विचारधाराएं या धारणाएं, दो धारणाएं हमारे सामने आती हैं, एक पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और दूसरी पूर्वीय विचारधाराएं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेटो की। उन्होंने सौंदर्य के बारे में किस प्रकार अपने विचार रखे और किस प्रकार उनकी दर्शन था सौंदर्य के प्रति। तो उनका जो समय है वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व का माना जाता है। सबसे पहले हम जन्म की बात करें तो 427 ईसा पूर्व एथेंस में उनका जन्म हुआ। एथेंस में उनका 427 ईसा पूर्व जन्म हुआ। अब अगर विशेष तौर से उनको देखा जाए तो उनका जो गुरु था वो सुकरात को उनका गुरु माना जाता है। सुकरात उनके गुरु थे। विशेष रूप से हम देखें तो वो एक दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, धर्मशास्त्री भी थे तथा तर्कशास्त्री भी थे। यानी उनमें एक विधाएं नहीं थी, अनेकानेक विधाएं उनके पास थी। किनके पास? प्लेटो के पास। वो एक दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, धर्मशास्त्री भी थे, तर्कशास्त्री भी थे। ये तो थे, उसके साथ ही वो एक सौंदर्य शास्त्री भी थे। क्योंकि जब अगर सौंदर्य शास्त्री नहीं होते तो उनका उल्लेख हमारे सामने नहीं आता। उनकी ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें जगह जगह सौंदर्य से संबंधित विशेष विवरण हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बार बार सौंदर्य का जिक्र किया, बार बार सौंदर्य के बारे में अपने जो विशेष जो अनुभव थे, अपने जो विचार थे, उन विचारों को अनेकानेक ग्रंथों में उन्होंने उल्लेखित किया, परिभाषित किया। इस प्रकार के अगर उनके ग्रंथों के बारे में हम देखें तो उनके रचित जो ग्रंथ है उनमें इयान क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गार्निगियाज, रिपब्लिक, फेडिरुस, फिलेबुस, लॉज, सिंपोजियम, फिलॉसफी व संवाद ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। फेमस इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था
वो रिपब्लिक जैसे ग्रंथ, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हुए हैं जिनमें राजनीति से संबंधित भी विचार हमको देखने को मिलते हैं। यानी राजनीति हो या सौंदर्य दर्शन हो या दार्शनिक पक्ष हो, ये सारे पक्षों के ऊपर उन्होंने, और या फिर धर्मशास्त्र से संबंधित जो विचार हो, उन सारे विचारों का उन्होंने इनके इन विभिन्न ग्रंथों में हम देखने को मिलते हैं। हाँ, इस प्रकार हम प्लेटो के संपूर्ण दर्शन को उनके विभिन्न ग्रंथों में देख सकते हैं। अब प्लेटो के सौंदर्य शास्त्र के बारे में किस प्रकार उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, किस प्रकार उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को रखा, वो हम यहाँ बात करते हैं। तो जब हम उनके प्लेटो के सौंदर्य एवं कला संबंधी विचार उनकी तत्व मीमांसा से संबंधित हैं। सबसे पहले उनकी क्या थी? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, इस तत्व मीमांसा के आधार से ही हम उनके सौंदर्य संबंधी विचारों को जान सकते हैं। तत्व मीमांसा वह दार्शनिक चिंतन है जिसमें परम सत्ता की खोज की जाती है। यानी इस तत्व मीमांसा में परम सत्ता की खोज की जाती है कि परम सत्ता यानी सबसे सर्वशक्तिमान, या जो इस सत्ता को, संपूर्ण सत्ता को चलाने वाली परम सत्ता कौन है, वो प्लेटो की तत्व मीमांसा में उसके बारे में विचार हमें मिलते हैं। तो जैसे ही हम तत्व मीमांसा के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ प्लेटो के जो सौंदर्य संबंधी जो दर्शन है वो हमें इसमें उपलब्ध होता है, जिससे परम सत्ता की खोज उन्होंने कई सारी चीजों से, तत्वों से उन्होंने इस प्रकार का विवरण दिया है। तत्व मीमांसा के अनुसार अंतिम तत्व नित्य, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। यानी उन्होंने इस तत्व मीमांसा में दिया कि अंतिम जो तत्व है वह अपरिवर्तनशील है और स्थायी है, उसकी कभी नष्ट नहीं हो सकता और वो नित्य है। इस प्रकार देखते देखते अगर साधारणतः वास्तविक वस्तुएं के बारे में उन्होंने कहा कि परम सत्ता का आभास यह है कि वो नष्ट नहीं है और सत्य बिल्कुल अमर होता है। अतः इस तत्व को समझने हेतु प्लेटो के दर्शन में दो पारिभाषिक शब्द मिलते हैं। यानी इस तत्व को जब तत्व मीमांसा का विवरण आता है तो उसमें हमें दो तत्व दिखाई पड़ते हैं। एक तत्व है प्रत्यय का और दूसरा है विशेष। यानी इन दो तत्वों के माध्यम से हम इस चीज को उन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। यूनानी विचारधारा वास्तववादी थी, जिसके अनुसार ज्ञान प्रक्रिया अपने विषय को मात्र उद्भाषित करती है और हमारी संवेदनाएं हृदय में संवेदित प्रतत्वों को किसी भी माध्यम द्वारा उजागर करती है। इस प्रकार ये क्षण भंगुर होते हैं। इन्हें मानव मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार विशेषों की ये एक ब्रह्म सत्ता होती है। उन्होंने विशेषों की एक ब्रह्म सत्ता को माना है। यानी विशेष है, उनकी एक ब्रह्म सत्ता है। ब्रह्म सत्ता है। विशेष किससे जुड़े हुए हैं? ब्रह्म सत्ता से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्म सत्ता को ही उन्होंने प्रत्यय कहा है। प्लेटो ने जब ब्रह्म सत्ता की बात कही तो ब्रह्म सत्ता को ही उन्होंने प्रत्यय कहा है, जिसे विशेष प्रकाशित करते हैं। और इस प्रकार विशेष परिणाम है जब प्रत्यय स्वनिर्भर, नित्य, बहिर्निष्ठ या स्वतंत्र सत्ता है। विशेष को मानसिक या आंतरिक कहते हैं, जो प्रत्यय ब्रह्मा या विषयनिष्ठ सत्ता है। इस प्रकार उन्होंने विशेष को मानसिक कहा और उसको आंतरिक भी कहा। तो प्रत्यय ब्राह्य या विषयनिष्ठ सत्ता है। तो प्रत्यय को उन्होंने ब्राह्य और विषयनिष्ठ बताया। ये ब्राह्य है और विषयनिष्ठ भी है। ब्राह्य और विषयनिष्ठ भी है। यानी ब्राह्य सत्ता किस प्रकार की है, उसके विषय किस किस प्रकार के हैं, यह उन्होंने प्रत्यय के माध्यम से देखने का प्रयास किया। हम प्रत्यय व विशेष की अवधारणा को इस प्रकार, प्लेटो की प्रत्यय और विशेष की अवधारणा को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विशेष वे वस्तुएं जो इंद्रियों द्वारा घात होती हैं,
यानी उन्होंने विशेष को इंद्रियों से जोड़ा, विशेष को इंद्रियों से जोड़ा। यानी विशेष वो है जो इंद्रियों से उनको उन्होंने जोड़ा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विशेष वे वस्तुएं हैं जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होती हैं। इन विशेषों का वैज्ञानिक ज्ञान संभव नहीं है क्योंकि ये अपरिवर्तनशील हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसीलिए ये सत्य नहीं है। इसका ज्ञान इंद्रियों से होता है जो प्रमाणिक नहीं है और ये विशेष प्रत्यय के प्रतिबिंब हैं। यानी ये जो विशेष हैं वो प्रत्यय के ही प्रतिबिंब होते हैं। प्रत्यय मूर्त शरीर है और विशेष उसकी प्रतिछाया। प्रत्यय स्थायी है और विशेष नष्टवान, और इस प्रकार प्रत्यय विशेष में प्रतिबिंबित होता है। ये प्लेटो कहते हैं। हम अनेक गाय और घोड़े देखते हैं जो रंगों व आकारों में भिन्न होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें गाय या घोड़ा ही कहते हैं। घोड़े विशेष हैं, घोड़ा प्रत्यय है, घोड़े नश्वर हैं और घोड़ा अनश्वर। घोड़े का चित्र या मूर्ति देखकर भी हम उसे घोड़ा ही कहते हैं, चाहे वह किसी भी समय में बनाया गया हो। इस प्रकार से प्लेटो ने इस प्रकार से प्रत्यय और विशेष के माध्यम से इस ब्रह्म सत्ता या परम इंद्रियों के ज्ञान को उन्होंने इस प्रकार से प्रत्यय और विशेष से जोड़ा। यानी प्रत्यय और विशेष में क्या अंतर है, कौन सी चीज स्थायी है, कौन सी नहीं है, ये कौन सा विषय है और कौन सा प्रत्यय हमें ब्रह्म या विषय के निष्ठ होने के साथ ही किन चीजों का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से पूरा जो विचार है, जो दार्शनिक जो चीजें हैं, वो प्लेटो की हमें प्रत्यय और विशेष के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।